अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे और और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम आज आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 11 का कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर लेकर आपके दरमियान हाजिर हुए, यानी सबक नंबर 13 आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें इस वाले सबक के अंदर खाका निगारी के बारे में बहस करेंगे। खाका निगारी क्या चीज़ होती है, और उसके बाद अहमद जमाल पाशा साहब के बारे में, और अहमद जमाल पाशा साहब ने जो कलीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में जो खाका इन्होंने लिखा है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, आज हम उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, चूँकि आप शुरू में लाइक करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं बाबू, खाका निगारी किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। क्या कहा यहाँ पे? किसी भी शख्सियत यानी कि कोई भी इंसान हो, शख्सियत के बारे में यहाँ पे कहा किसी भी इंसान की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी होती है। यानी कि तहरीरी तौर पर, लिखावट के तौर पर अगर जो तस्वीर जो खींची जाती है, यानी उसके मुतालिक जो बयान की जाती है, वही क्या होता है, उसी को यानी उसी तहरीर को हम उर्दू में नाम देते हैं खाका। आ रही बात समझ में? उसके बाद बयान किया बाबू, यह तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफाना हर रंग की हो सकती है। मतलब ये किसी भी इंसान के अगर खाका निगारी हम करते हैं किसी इंसान के मुतालिक या किसी भी शख्स के मुतालिक, तो फिर क्या होगा, ये किसी भी तरह का यह हो सकता है। उसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती है। जाहिर सी बात है, जब इसका मैदान जब चौड़ा है, वसी है, तो इसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में भी बनती चली जाएंगी। आमतौर से ये बात देखने में आती है कि खाका निगार शख्सियत के नक्शो निगार वाज़े करते हुए ज़रा सी दिल लगी से बाज नहीं आता। यानी कि आमतन ये बात देखने को मिलती है कि खाका निगार हजरात जो होते हैं ना, वह शख्सियत के नक्शो निगार वाज़े करते हुए दिल लगी से बाज नहीं आते। मतलब ये होता है कि उनकी खाका के अंदर दिल लगी की बातें, यानी कह लीजिए जिसको दिल को इत्मीनान सुकून हासिल हो, कहते हैं ना, मज़ाहिया तौर पे कुछ जुमले कुछ कलाम खाके के अंदर बयान कर देते हैं। वही कहा कि जरा सी दिल लगी से बाज नहीं आता। इसी तरह अक्सर व बेशतर खाके कहीं ना कहीं ज़रीफाना रंग आमेज़े लिए होते हैं। शायद इसीलिए खाका उड़ाना मुहावरा बना, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खास तादाद में ऐसे खाके मौजूद हैं जो निहायत संजीदा या आलिमाना है। इससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खाके हर तरह से लिखे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि खाका के अंदर किसी भी इंसान की खाका निगारी अगर की जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर दिल लगी की ही बातें बयान की जाती है, या कि और इधर उधर की बातें, यानी कि और उसके अलावा बातें बयान की जाती है, बल्कि अच्छी खासी तादाद में खाका जो है वो आलिमाना, यानी जिसके अंदर इल्म की भरपूर हो, यानी इल्म के बारे में बहस की गई हो, यानी वो आलिमाना वो खाका बहुत सारा देखने को मिलता है, बहुत सारा अच्छे खासे तादाद में मौजूद भी है। उसके बाद बयान करते हैं बाबू, उर्दू की अदबी तारीख पर गौर करें तो महसूस होगा कि नावल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के काली में भी खाकों के बेहतरीन अज्जा मौजूद रहे हैं। यानी कि मसनवियों को जो लिखने वाले हैं, तो उनके दरमियान भी क्या है बाबू, खाका निगारी के बेहतरीन अज्जा मौजूद रहे हैं। किरदार निगारी के मरहले में अक्सर व बेशतर किरदार का खाका पेश करने का रिवाज रहा है। शायद उन्हीं मकामात से खाका निगारी की इब्तिदाई शक्लें मिली हो जिसे मुसन्निफीन ने रफ्ता रफ्ता एक आज़ाद सिन्फ के तौर पर फ़रोग़ दे दिया। अब कहानियों, नावलों के साथ साथ अलग से भी भरपूर तादाद में खाके दस्तयाब हैं। उसके बाद बयान किया, खाकों में बैक वक्त खुद नविश्त, सवाने, याद निगारी, इंशाइया और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा शामिल होते हैं। यानी कि खाके के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती हैं। सवाने आप पढ़ेंगे आगे सवाने के मुतालिक आप पढ़ेंगे
तो सामान्य क्या होता है, किसी भी इंसान के मुतालिक जो बयान की जाती है वो क्या होता है, वो सामान्य होता है। खुद नविश यानी कि खुद के बारे में लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है, खुद नविश कहलाता है। याद निगारी कह लीजिए, यानी यादगार के तौर पर जिसे हम लोग हयात यौमिया जिसका नाम देते हैं, उसी को यहाँ पे याद निगारी के तौर पे बयान किया। और इंशाइया आप पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, चैप्टर के अंदर बज़ाब्ते इंशाइया के बहस को भी रखा गया है। इंशाइया क्या चीज़ है, और इंशाइया के ऊपर आपके साहिब किताब ने बड़े उम्दा अंदाज में कुछ मजमून को भी कुछ इंशाइया को भी शामिल कर रखे हैं अपने किताब के अंदर, यानी जो आप क्लास 12 के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो इंशाइया और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा भी शामिल होते हैं खाका के अंदर। खाका निगार का कमाल यह है कि इन तमाम असनाफ के दायराकार को समझते हुए अपने खाके की हदें मुतय्यन करता है। बेहतरीन खाका वही होगा जिसमें सवानों आंखें देखे वाक़यात, शख्सियत के दिलचस्प पहलू, साहिब खाका की असल कदर व कीमत का तयन किया जा सकता है। यानी कि ले देखिए ये कहिए कि बेहतरीन खाका वही होगा जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों की क्या कहेंगे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर करते हुए जो तहरीर लिखी गई होगी वही क्या होगा, खाका होगा। वरना तो फिर वो अच्छा खासा खाका नहीं माना जाएगा। अगर खाका निगार इन तमाम हिस्सों में तवाजुन कायम नहीं कर पाता तो उसकी कामयाबी पर सवाल या निशान लग जाएगा। यानी तमाम सवाने और आंखें देखो वाक़यात, शख्सियत के दिलचस्प पहलू साहिब खाका अगर उसके अंदर अपनी तहरीर के अंदर नहीं लिखते हैं तो फिर क्या होगा, उसके खाका के ऊपर और उसके कामयाबी के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। खाका निगार अगर वाक़यात की कथौनी जमा कर दे तब भी वो अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। साहिब खाका की जिंदगी की मुश्किलात बयान करने में अगर पढ़ने वालों को रुलाता ही रह जाए तब भी वो अच्छा खाका नहीं होगा। खाके में इतनी रंग आमेजी कर दी जाए कि पढ़ने वाला हंसते हंसते बेदम हो जाए तब भी खाका के निगारी के जुमला फराइज अदा नहीं होंगे। चलिए, तो अब क्या बात आई समझ में, यानी कि कह लीजिए अब सारी बात को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए साहिब किताब ने अब खाका बेहतरीन खाका कौन माना जाएगा उसको जिक्र करते हैं। खाका निगार अगर इन तमाम मरहलों में माहिराना तवाजुन कायम कर दे यानी कि वो खाके बेमिसाल माना जाएगा। यानी कि कुछ पहलू उसके अंदर ऐसे हो जिसको पढ़ने के बाद इंसान क्या हो, थोड़ा सा अश्क आलूद हो जाए, कुछ पढ़ने के बाद उसके मुस्कुराहट उसके चेहरे की रंगत बदल जाए। यानी कि खाके के अंदर तरह तरह के मराहिल अगर पेश किए गए हो तब फिर जाकर वो खाका क्या होगा, वो बेमिसाल माना जाएगा, वरना तो नहीं माना जाएगा साहिब किताब के मुतालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में खुतूत गालिब और आब हयात में शख्सियात के ताल्लुक से ऐसे नसर पारे मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसिले से इब्तिदाई तहरीर तस्वुर करना चाहिए। मिर्ज़ा फर्रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी उन्वान से लिखा, जिसे खाका निगारी के तारीख़ में शाहकार तस्वुर किया जाता है। कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ये जो खाका है डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका जो लिखे हैं मिर्ज़ा फर्रतुल्लाह, ये 12th क्लास के अंदर है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगला क्लास के अंदर, ठीक है ना। बज़ाब्ता वहाँ पे लिखे हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत कायम की। अशरफ सबोई और शाहिद अहमद दहलवी ने बाज़ाब्ता खाके लिखे। ज़राफ़त निगारों और अफसाना निगारों ने सरगर्मी से खाका निगारी की तरफ तवज्जो दी। इस सिन्फ को मकबूल बनाने में उनकी वक़ी खिदमत रहा। मज़ाह निगारों में शौकत थानवी, यूसुफ नाजिम, मुश्तबा हुसैन और अहमद जमाल पाशा। अफसाना निगारों में असमत चुगताई और मंटू ने बेहतरीन खाके लिखे। अब आम तौर पर अदबियों और शायरों या बहुत मशहूर शख्सियात ही के खाके लिखे जाते हैं। मतलब ये हुआ, ये पहले जो है कोई बहुत सारे लोग खाका निगारी के दुनिया में अपना कदम रखे और बहुत सारे लोगों ने खाका लिखा और जो चाहता था किसी के ऊपर खाका लिख दिया करता था। लेकिन अब जो मकबूल शख्स है और जो कहा जाता है कि जो जिसकी शख्सियत थोड़ी सी बड़ी है, तो अब आजकल उन्हीं के ऊपर खाका लिखा जाता है। आ रही बात समझ में बाबू? चलिए अब आगे देख लेते हैं इनके अहमद जमाल पाशा साहब के बारे में, फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ खाका जो आपके निसाब के अंदर शामिल है उसको भी पढ़ने वाले हैं। बस आप शुरू से आखिर तक बनाए रखिए। अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्दाबाद में पैदा हुआ। उनके वालिद का नाम शुजात हुसैन और दादा का नाम नजीफ अली था। क्या था बाबू? ये यानी यहाँ इनके बारे में जिक्र करते हैं।
शुजात हुसैन की 2 शादियां हुई थी। अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के वतन से थे। यानी शुजात हुसैन जो इनके वालिद मोहतरम थे, तो इनकी 2 शादियां हुई थी इनके वालिद मोहतरम साहब की। तो दूसरी बीवी जो थी उन्हीं से अहमद जमाल पाशा साहब थे। शुजात हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और अमीनाबाद के कच्चा इहाता में उन्होंने अपना मकान खरीदा जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। अरी बात समझ में। उसके बाद ये बयान करते हैं अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में क्वींस से हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक, 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। 1957 ईस्वी में उन्होंने सर सैयद हाल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर निकाला। उसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मजाज के लतीफे शायद किया। यानी किनके लतीफे? अहमद जमाल पाशा के। ठीक है ना। पैरोडी का मतलब होता है बाबू यहाँ पर उस्लूब, तौर तरीका, वही यानी कि सर सैयद अहमद साहब का स्कॉलर का इन्होंने जो उस्लूब और तौर तरीका था उसको निकाला। फिर उसी साल अलीगढ़ क्या कहते हैं बुक डिपो अलीगढ़ ने इनकी किताब मजाज के लतीफे शाये की। अलीगढ़ से एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए और महानामा औध पंच का इजरा किया। 1961 ईस्वी में रोजनामा कौमी आवाज के शोबा इदारात में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे। यानी यहाँ पे इन्होंने अपनी खिदमत कहाँ कहाँ अंजाम दिए और कहाँ कितने दिन तक ये जुड़े रहे, उस चीज को यहाँ पे जिक्र किया। आगे बयान करते हैं अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा इज़्दिवाजी रिश्ते में बंधे। जिस तरह के इनके वालिद मोहतरम शुजात हुसैन साहब 2 मरतबा इज़्दिवाजी जिंदगी में मुंसलिक रहे यानी जुड़े रहे, इसी तरह से अहमद जमाल पाशा भी 2 मरतबा इज़्दिवाजी जिंदगी से यानी कि इन्होंने 2 शादियां की। पहली बीवी से अलहदगी के बाद 1966 ईस्वी में उनकी दूसरी शादी सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। 1976 ईस्वी में वो मुस्तकिल क़याम के खातिर अपने ससुराल सिवान चले आए, जहां 1976 ईस्वी में उन्हें ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। आरी बात समझ में। इस तरह से इनकी जिंदगी की क्या कहते हैं शब रोज रहा। 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। 19 सितंबर 1987 ईस्वी को तलहटा यानी सिवान में उनकी तदफीन अमल में आई। यानी इस तरह से इनके जिंदगी की कहानी को यहाँ पे जिंदगी की कहानी समाप्त होती है। उसके बाद कहते हैं अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे ये क्या थे बाबू, अदीब थे। तंज़ो ज़राफ़त उनका खास मेज़ान था, यानी तंज के ऊपर ये जो तंज इनका मौजू जो था ये इसके अंदर ये माहिर फन थे और गोया कि इनको उसके अंदर दिलचस्पी भी थी। इसी वजह से साहिब किताब ने यहाँ पे लिखा तंज़ो ज़राफ़त इनका खास मैदान था, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने 1986 ईस्वी का सागर सौरी गालिब अवार्ड उन्हें अता किया। यानी कि इस तरह से जब इन गालिब एकेडमी ने इन्हें सराहा और सराहने के बाद अवार्ड से भी इन्हें नवाजा। उसके बाद कहते हैं उनकी अहम किताबों के नाम इस तरह हैं अंदेशे शहर, सितम इजाद, लज्जत आजार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त, दुनिया की लोक कहानियाँ, बहादुर टम्बा, हुजूइयात मीर गालिब से माजरत के साथ। ये सब के सब क्या है बाबू, इनकी अहम किताबों का नाम रहा है। ठीक है ना, जो आपके दरमियान जिक्र किया गया। चलिए अब इनका लिखा हुआ जो आपके निसाब के अंदर शामिल है खाका कलीमुद्दीन साहब के बारे में जो इन्होंने लिखा है, कलीमुद्दीन साहब ही के बारे में नहीं बल्कि इस खाके के अंदर आप देखेंगे तकरीबन पूरे सबक के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं को इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है अहमद जमाल पाशा ने। ठीक है ना, उसी को बयान करते हैं। ये तो बात कोई 1954 या 55 ईस्वी की है, जब मैं उस्तादी प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होता और अगर वो तनहा होते तो ये किताब बहुत गौर से पढ़ते। आप इत्मीनान से सुनते जाइए और इसको देखते जाइए, बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है, इसके अंदर खाका है बस बहुत गौर से पढ़ते या इस पर पेंसिल से निशान या उस पर पेंसिल से निशान लगाते हुए हम लोगों को बड़ी जुस्तजू रहती कि आखिर कौन सी किताब है। इस किताब पर एक मोटा सा चमकदार
कवर चढ़ा रहता जो गालिबन किसी कैलेंडर को काट कर तैयार किया गया था। इस तरह से बयान करते हैं अहमद जमाल पाशा साहब कि जब हम लोग प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की खिदमत में जाते हैं, यानी वहाँ पे जब हम लोग जाते थे तो उनको हम देखते थे कि बड़ी गौर से वो एक किताब पढ़ते थे जिसके ऊपर इन्होंने बताया एक मोटा सा चमकदार कवर चढ़ा रहता था। कभी कभी वो इतने मुनहमिक और मुस्तगरक होते हैं, मुस्तगरक मतलब डूब जाना बाबू, यानी कि उसमें गहराई तक पहुंच जाना, यानी कि ऐसे रहना उसमें उसको इस एतबार से मुताला करना कि पता भी न चले। देखिए खुद बयान करेंगे, इतने मुनहमिक और मुस्तगरक होते हैं कि हमारी मौजूदगी तक का नोटिस न लेते। उसको पढ़ने में उनका चेहरे का रंग बदलता रहता और अक्सर बड़बड़ाते रहते, यानी कि मुंह से कुछ न कुछ बोलते रहते। हमारा मोहतात अंदाजा ये था ये या तो तनकीद पर कोई किताब है या फिर इसकी शरह या कुंजी है, मगर हमारे एक दोस्त शौकत उमर का मोहतात अंदाजा था कि इस किताब का ताल्लुक बारूद साजी की सनत से है या फिर इसमें बम बनाने का नुस्खा दर्ज है। मतलब ये उनके दोस्तों ने, यानी अहमद जमाल पाशा साहब के साथ जो थे, तो उन्होंने सबका अपना अलग अलग नजरिया था उस किताब को देखने के बाद, ठीक है ना। वह किताब रफ्ता रफ्ता सौद की हैसियत इख्तियार करती जा रही थी। एक दिन दोपहर को हम लोग मई जून की गर्मी में पहुंचे तो देखा कि किबला तो बेखबर, इतना क्या कहते हैं अंटा गफील है और सिरहाने मीर के वही सौतनुमा किताब धरी है। हम लोगों ने आपस में आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किए, खामोशी से किताब उठाई और गायब हो गया। मतलब ये कहते हैं कि देखते हैं जब वहां पर पहुंचते हैं कि वो हमारे उस्ताद यानी कि जो थे ये सैयद एहतशाम साहब ये नहीं मौजूद थे, तो वही किताब रखी हुई थी। तो हम लोगों ने इशारा किया कि चलो अब लेकर यहाँ से चलते हैं, और लेकर आखिरकार इन लोगों ने वहां से चल दिए। उसके बाद कहते हैं गोलागंज में मेहदी के होटल में इन तमाम साहबजादों ने जो मुस्तकबिल में उर्दू शेर व अदब के चांद सितारे करार पाने वाले थे, इस किताब को बहुत ही गौर से खोला और किताब का कवर निकाल कर अलग कर दिया। उस पर लिखा हुआ था उर्दू तनकीद पर एक नज़र अज कलीमुद्दीन, यानी कि कलीमुद्दीन साहब की जानिब से। सारी किताब पर मालूम होता था कि पेंसिल से चांद मारी करके गोद दिया गया है। कुछ इस किस्म के सवाल उठाए गए थे, आखिर कलीमुद्दीन क्या चाहते हैं। बात तो सही है, मगर आखिर यह अंदाज किस हद तक मुनासिब है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुखालफत तो आसान है, मगर मार्क्सज़म समझना बहुत मुश्किल है। बात तो सीधी सी है, मगर इसमें बरहमी या तंज की क्या गुंजाइश थी। मतलब ये इन लोगों ने बड़बड़ाते हुए अपने दोस्तों ने इस तरह के सवालात अपने जहन में रखे और इन लोगों ने इस तरह की बातें कही। फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, आखिर बयान किया, कहते हैं तकरार। क्या कहा बाबू? तकरार जोलीदा बयानी, आखिर इस बात का मगरिब से क्या ताल्लुक। गजल से अंग्रेजी शायरी या मगरिब का क्या वास्ता। गजल से अंग्रेजी शायरी या मगरिब का क्या वास्ता, यह तारीफ है या हिजू मलीह। मतलब वाज़ेह न हो सका आखिर कहना क्या चाहते हैं। महसूस ये होता था कि उस्ताद मोहतरम इस किताब को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इस किताब पर मुसन्निफ से ज़हनी कुश्ती लड़ते थे। यानी कि इनके दोस्तों ने, यानी कि अहमद जमाल पाशा और इनके दोस्तों ने जब उस किताब को देखा तो बयान करते हैं कि हम लोग को ऐसा लगा कि ये ज़हनी कुश्ती लड़ते हैं। ना होता है जिससे तनकीद, आप जानते हैं तनकीद के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के कलाम के ऊपर जांच परख की जाती है और उसके अंदर होने वाली कमियों के ऊपर निशान लगाकर उसके पास भेज दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो जा बजा किताब पर मार्कस और एंगल्स के अक़वाल ज़र्रीन और क्या कहते हैं अक़वाल ज़र्रीन दर्ज थे। हम लोगों का ख्याल था कि कलीमुद्दीन अहमद कोई बहुत ही बेढब आदमी था जो हमारे उस्ताद को बुरी तरह परेशान किए हुए हैं। मजबूरी ये थी कि मामले की तह या गहराई तक पहुंचने की सलाहियत हम में से किसी में न थी और किताब गायब करने के बाद अब मुसन्निफ के बारे में उस्ताद से दरियाफ्त करना बारूद को आगे दिखाना थी। जाहिर सी बात, ये लोग तो किताब तो गायब कर दिए थे बिना पूछे हुए अपने उस्ताद से। अब ये कैसे सवाल करते हैं कलीमुद्दीन साहब के बारे में कौन है। इसलिए कलीमुद्दीन रोज़े अव्वल ही हमारे लिए मुअम्मा बन गए। अब क्या किया जाए।
तय पाया कि हम लोगों ने सरवर साहब को सरदस्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उनसे जाकर इतना पता मालूम किया जाए। इस लो धूप में सरवर साहब ने हम लोगों को निहायत मशकूक नज़रों से देखा और खैरियत पूछी। बहुत हिम्मत करके साहिब ने बड़ा ही बुनियादी सवाल पेश किया था, ठीक है ना। यानी कि सरवर साहब थे उनके ज़माने में। तो इन लोगों ने बयान करते हैं कि सरवर साहब यहाँ पे नए रोल हैं, सैयद एहतशाम साहब और फिर सरवर साहब, इनके बारे में बयान करते हैं। अब अहमद जमाल पाशा साहब देखिए भाई, हाँ भाई, ये एक बात हुई। सरवर साहब ने बड़ी तफसील से निहायत सादा आसान तरीके से इस तरह समझाया कि मौजू को पानी कर दिया जो हमारे सरों पर से गुजर गया। यानी कि जो बात इन लोगों ने वहाँ पे सवाल किया था, तो सरवर साहब के समझाने का अंदाज ये था कि इन लोगों को समझ ही में नहीं आया। पानी सरों पर से गुजर गया का मतलब क्या होता है, यानी समझ में नहीं आया। इसको अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ततीरु कलामक अला रअसी, ठीक है ना। यानी आपकी बातें जो है हमारे सर से गुजर रही है, ठीक है ना। ततीरु कलामक अला रअसी। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक साहबजादे ने जो आजकल एक यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर और नामी गरामी नक्काद वाक़े हुए हैं, अपनी तसल्ली के लिए पूछा, सर जो तनकीद करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ये सवाल करते हैं, जो बताया कि जो एक यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया, उर्दू के सदर हैं, तो वो सवाल करते हैं। इनके दोस्ती में से थे, अहमद जमाल पाशा साहब के दोस्ती में से थे, जो अब ये जिंदा हैं, ठीक है ना। तो तनकीद करता है सर, जो तनकीद करता है उसे क्या कहते हैं। ये बयान करते हैं बाबू के नाकिद, तनकीद करने वाले को क्या कहा जाता है, नाकिद। तनकीद करने वाला नक्काद, उसी को बोला जाता है। एक दूसरे साहबजादे ने टकरा लगाया, उर्दू में बेहद अहम नक्काद कौन कौन है, ठीक है ना। यानी कि सवाल पूछते हैं उस्ताद मोहतरम से कि उर्दू में बेहद क्या कहते हैं, अहम नक्काद कौन कौन है। हाली शिबली, अब्दुल हक रशीद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कलीमुद्दीन अहमद, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन वगैरह, ये सब के सब क्या है बाबू, उर्दू के अंदर ये अहम नक्काद निगार हैं। कलीमुद्दीन अहमद का नाम सुनते ही हमारे चेहरे का गुलाब की तरह खिल उठे। एक साहबजादे ने पूछा, सर ये कलीमुद्दीन अहमद की क्या अहमियत है और किस किस्म के नक्कादों में उनका शुमार होता है। इस तरह से भाई मौजूदा दौर में सच्ची बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं का शोहरा है, बहुत ही अहम नक्काद हैं। उनकी तनकीद में कुछ इंतहा पसंदी होती भी है, नहीं भी होती है। कलीम साहब उसूल तनकीद पर जोर देते हैं, मगर खुद उसूलों पर ज़रा कम ही चलते भी हैं। उनकी यहाँ तवाज़ुन की जगह शिद्दत है, मगर तवाज़ुन भी है और नहीं भी, कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। उनकी गिरफ्त बहुत ही सख्त होती है, इसलिए लोग झिंझिलाते भी हैं, मगर बातें बड़े पत्ते की करते हैं। उनकी भी अपनी एक अहमियत है और ख़ुद अहमियत है। यानी कि सरवर साहब बयान करते हुए बताते हुए कहते हैं, यानी कि कलीमुद्दीन साहब के बारे में जिस तरह से बच्चों ने सवाल किया था, यानी अहमद जमाल पाशा साहब ने जिस तरह से इनके साथियों ने सवाल किया था उस तरह से जवाब दिए। बयान करते गर्ज सरवर साहब बहुत देर तक कलीमुद्दीन अहमद के मीज़ान नक़द के दोनों पलड़े बराबर करते रहे, जिससे हम लोग सिर्फ यह अंदाज़ा कर सके कि प्रोफेसर आल अहमद सरवर भी ज़रब कलीम से बेहद खाइफ है, यानी कि डरे हुए हैं। और कलीमुद्दीन अहमद ज़रूर दहशत पसंद नक्काद हैं, और हम लोग वहाँ से सलाम करके रुखसत बल्कि मुंतशिर हो गए। यानी कहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त थे, हम लोगों ने सरवर साहब से सलाम किया और वहाँ से हम लोग क्या हो गए, रुखसत हो गए और सारे साथी अलग अलग फैल गए। उसके बाद बयान करते हैं 2-3 दिन बाद हम लोग एहतशाम साहब के यहाँ गए तो देखा कि वही किताब फिर उनके हाथों में है और काफ़ी खूनखार अंदाज से है कि उस पर एक सुर्ख रंग का कवर चढ़ाया गया था, जिस पर हंसिया, हथौड़ा और मजदूर के खून की सुर्खी थी। उसके बाद बात आई गई होगी, ये भी किसी को याद न रहा कि वो किताब किन साहब के पास पहुंची। दिन गुजरते रहे, एक दिन मालूम हुआ कि सरवर साहब को बुखार चढ़ गया। यानी इनको पता चला कि सरवर साहब को बुखार चढ़ गया। हम लोग देखने गए, आने वालों की खासी भीड़ थी। इयादत का अंदाज कुछ ताज़ियत वाला था। यानी कि सरवर साहब के बारे में बयान करते हैं यहाँ पे अहमद जमाल पाशा साहब। बार बार कलीम साहब का नाम सुनाई देता। मालूम हुआ कि
ताज़ा नुकुश में सरवर साहब को कलीम साहब ने ढूंढ डाला, यानी कि बहुत सारी गलती है उसके अंदर निकाल दिए, यानी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर कमी ढूंढ दिए थे। उसी को ताज़ा जो भी ये लिखे थे कलीम सरवर साहब, तो उसके अंदर कलीम साहब ने बहुत सारी चीज़ों पर सवालिया निशान लगा दिया था। अहले इल्म का मजमा था, अंदाज़े गुफ्तगू में ठहराव और सब्र ज़ब्त का ऐसा अंदाज था गोया लखनऊ का किला कलीमुद्दीन अहमद ने ढा दिया है। और सालार काफिला बीमार गम बना हुआ है, सामने किताब इयादत के तौर पर नुकुश रखा हुआ था जिसे लोग उठाकर पढ़ते और फिर कुछ दबा दबा सा तबसरा करते। अंदाज़े गुफ्तगू कुछ तसल्ली और ढारस वाला था। डॉक्टर अहसन फारूकी घर का भेदी बने आपे बल्कि जामे से बाहर थे। डॉक्टर अहमद फारूकी साहब जो थे घर का बेदी बने आपे बल्कि जामे से बाहर थे और बेतरह नाक में डकरा रहे थे। और जब वो नाक में कहते सना रो कलीमुद्दीन ने यह बात तो ठीक कही है, तो सरवर साहब की कमजोरी बढ़ जाती और खिलाफ कायदा झिल्लाते नजर आते। सरवर साहब हम लोगों को लिफ्ट जरा कम ही देते थे, इसलिए लड़के लोग कुछ खुश ही थे कि कोई तो उन्हें मिला। गर्ज अरसे तक कलीम साहब के इस मजमून के चर्चे रहे और ये भी अफवाह गर्म हुई कि सरवर साहब ने कलीम साहब को क्या कर दिया है, कलीम साहब से मिलने के लिए पटना गए हैं। एक साहबजादे जो आजकल अमेरिका में प्रोफेसर हैं, उनका हल्फिया बयान था कि वह खुद बरत रेजराओं कराने गए थे। यानी कि देखिए यहाँ पर जो बयान किया ना बाबू, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बयान किया तो इन लोगों में उनके ज़माने में, यानी कि सरवर साहब के ज़माने में और उनके ज़माने में कलीमुद्दीन साहब थे, ये लोग बहुत अहम नक्काद लोग थे। तो जिनका भी कोई तहरीर नुकुश वगैरह जो तहरीर छपता था, तो बाकी दीगर लोग जो होते थे उसको पढ़ते और फिर पढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ गलतियाँ निकाल देते थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी तो उसके अंदर निकलता है। तो बहरहाल इन लोगों का ये मसला था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अहसन फारूकी साहब का कहते हैं कि ये जो थे इनके साथ सरवर साहब के साथ थे और उसके बाद फिर ये क्या थे, मतलब बहुत ज़्यादा ये गुस्से थे इस वजह से। आ रही बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर खुद बयान करते हैं, देखिए बयान करते बाबू, रफ्ता रफ्ता ये चर्चे ख़त्म हुए और उनकी जगह हिंद पाक करकट ने ले ली कि अचानक पटना में बैठे बैठाए कलीम साहब ने दूसरा एटमी धमाका कर दिया। वो ये कि ताज़ा नुकुश में उन्होंने एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी पर मजमून सर कर दिया था। उसका छिपना था कि कोहराम मच गया, लोग झुक दर झुक ताज़ियत के एहतशाम साहब के पास पहुंचने लगे। एहतशाम साहब अजीब सो गवाराना अंदाज से बैठे हुए थे। एक तरफ से उन्हें बाकिर मेहदी संभाले हुए थे, दूसरी तरफ से मिर्जा जाफर हुसैन और एक उनके शागिर्द जो आजकल नक्काद हो गए हैं। बाकिर वगैरह की आस्तानें चढ़ी हुई थी। एहतशाम साहब कभी ठंडा करते, कभी झिड़क देते, जवाबी कार्रवाई की धमकी पर सख्ती से मना करते। यानी बताया ना पहले कि बाकिर मेहदी साहब और दूसरी तरफ जो मिर्जा जाफर हुसैन साहब थे, तो सैयद एहतशाम साहब जो मजमून तनकीद निगारी पर जो मजमून लिखे थे तो इन्हीं के ऊपर, यानी जो भी ये ताज़ा नुकुश जो लिखे थे एहतशाम साहब, तो उसके ऊपर इन्होंने भी तनकीद कर दिया। यानी कि कलीमुद्दीन साहब जैसे तनकीद किए तो सारे लोग झुक दर झुक उनके पास मिलने चले आए कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है गुस्सा की बात, तो इनको जब किसी के कलाम के अंदर कुछ कमी वगैरह या कि कुछ बातें निकलती है तो थोड़ा सा उसके जहन के अंदर कुछ तनाव वगैरह तो देखने को तो मिलता ही है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे जिक्र किया कि बाकिर मेहदी की आस्तीनें चढ़ी हुई थी। एहतशाम साहब कभी ठंडा करते, कभी झिड़क देते, जवाबी कार्रवाई की धमकी पर सख्ती से मना करते, यानी कहते थे कि छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, हटाइए। नहीं भाई, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, मालूम नहीं कैसे क्या हो जाता है, खामोशी बेहतर है, मामला कुछ भी नहीं, उलझाने से हासिल क्या होगा, हमने तसल्ली देते हुए अर्ज किया, ठीक है ना। उसके बाद बयान करते हैं, हुजूर आपको तो खुश होना चाहिए, कलीम साहब ने तो आपको कम से कम हाथी तो मान लिया है ना। आरी बात समझ में, हाथी तो मान लिया। एहतशाम हुसैन साहब जब आल अहमद सरवर की नकल करते हैं तो मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फैलिया कर रहा है। इस तरह से इन्होंने बयान किया। यानी अहमद जमाल पाशा ने तसल्ली देते हुए कहा कि भाई कम से कम आपको तो इतना तो वो
कर लिए, मान लिए हाथी तो मान लिए है। उस पर एक कहाँ पड़ा। एहतशाम साहब चंद दिन बीमार और कई दिन झिंझलाए रहे इस मामला की वजह से। इस बात को लेकर जब अलीगढ़ में एमए करने के दौरान तनकीद के पर्चे से हमारा सबका पड़ा तो हमने कलीमुद्दीन अहमद की किताब में उर्दू तनकीद पर एक नज़र और उर्दू शायरी पर एक नज़र बहुत गौर से पढ़ी। उसी ज़माने में हमने उर्दू नाक़िदीन की एक पैरोडी कपूर का फ़न उन्वान से लिखी। उसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़ बयान का भी चरबा उड़ाया जो बेहद पसंद किया गया। सर सैयद हाल मैगजीन स्कॉलर का मैं एडिटर था, उसका पैरोडी नंबर निकाला। पहली बार ये पैरोडी उसमें या अलीगढ़ मैगजीन में शाये हुई थी। कलीम साहब के एक शागिर्द हमारे गहरे दोस्त थे, उनके इसरार पर हमने वो रिसाला कलीम साहब को डाक से भेज दिया। उन साहब का कहना था कि कलीम साहब को ख़त का जवाब देने की आदत नहीं है, मगर वो बहुत पढ़ते हैं और आपका मजमून ज़रूर पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। खिलाफ तवक्कुह चंद दिन के बाद मुझे कलीम साहब का ख़त मिला जिसमें उन्होंने लिखा था, यानी कि इस अहमद जमाल पाशा साहब कहते हैं कि हमने भी उनका जो लिखा हुआ जो पर्चा था उसका भी खुद हमने उसका पैरोडी निकाला और उसका खूब उसका क्या कहते हैं चरबा उड़ाया, यानी उसके अंदर भी हमने तनकीद वगैरह की। और तनकीद करने के बाद हमने अपने दोस्त के कहने पे ख़त को रवाना कर दिया उनके पास। फिर देखिए जवाब में क्या मिलता है। पर्चे का शुक्रिया मुकर्रमी जनाब, पर्चे का शुक्रिया। कपूर का एक मुताला पसंद आया, कपूर एक मुताला पसंद आया। पैरोडी खूब है, उर्दू के लिए नई चीज़ है। इससे अंदाज़ा होता है कि आपको मगरिबी अदब के मुताले में दिलचस्पी है, इस फ़न को तरक्की दें। यानी कि पैरोडी जो ये निकाले थे तो इससे पैरोडी का मतलब क्या होता है, उसलूब और तौर तरीका था। उसलूब और तौर तरीके के अंदर क्या होता है, कुछ तब्दीली वगैरह करके ये भेजे थे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये पैरोडी जो है ना तो ये मगरिबी क्या कहते हैं, मगरिबी अदब के ये क्या कहते हैं मगरिबी अदब के मुताला, वहाँ पे मगरिबी अदब में इसका मुताला काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे भी बयान किया कि उर्दू के लिए नई चीज़ है और चूंकि उर्दू में इस तरह पैरोडी वगैरह का तो रिवाज तो है नहीं, बट क्या है कि इससे ये जो होता है यानी कि पैरोडी जो होता है वो क्या होता है मगरिबी अदब के अंदर पाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मगरिबी अदब के मुताले में आपको दिलचस्पी है। और उन्होंने कहा कि इस फन को आप क्या कर दिए, तरक्की दीजिए, छोड़िए मत। उसके बाद बयान करते हैं कि आपका ख्याल गलत है, मैंने बुरा नहीं माना, पैरोडी तो शाहकारों की होती है, ये तो कार्टूनी फन है। कार्टूनी यानी कार्टून वगैरह कार्टूनी फन है। आपका अंदाज इस्तिहज़ाइया नहीं बल्कि उसलूब को नुमाया करने का, यानी कि तौर तरीक़ा को बेहतर करने का है, जाहिर करने का है, मजाक उड़ाने का नहीं। इस्तिहज़ाइया का मतलब होता है मजाक उड़ाना। इसे आप अपनी किताब में शाये करना चाहते हैं, इसमें ज़रूर शामिल करें। किताब के नाम की फरमाइश मसरूफियत की नज़र हो गई। आप खुद कोई अच्छा सा यानी मुख्तसर नाम रख लें, पटना आए तो ज़रूर मिले, टेलीफोन कर लें। काजी साहब खैरियत से हैं। पैरोडी की इत्तला पहले उन्होंने दी थी, वो भी खुश है। कलीमुद्दीन अहमद साहब क्या बयान करते हैं, एक तालिब इल्म की इससे बढ़कर क्या हौसला अफजाई हो सकती थी। खुशी के मारे बुरा हाल था। अहबाब और असातिज़ा में कई दिन कलीम साहब के ख़त की नुमाइश का सिलसिला जारी रहा और बार बार दोस्तों को चाय पिलाना पड़ी। यानी कि अहमद जमाल पाशा साहब कहते हैं कि जब इस तरह से वाहवाही की जब बातें हम तक पहुंची और हमारी तारीफ जब कर दी गई उनके ज़रिए, तो फिर क्या होगा, दोस्तों तक और बाकी लोगों तक हमारा खूब चर्चा रहा, तो दोस्तों को भी बुलाकर चाय पिलाना पड़ा। गालिब सदी तकरीबात का हंगामा पटना यूनिवर्सिटी में बरपा हुआ तो मुझे भी मदऊ किया गया था। मैं प्रोफेसर अख्तर और येनवी का मेहमान था। इन तकरीबात का इफ्तिताह प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने किया था। बस वो 2 जुमले बोले थे और सेनेट हॉल तालियों से गूंज गया था, यानी कि जो भी वहाँ पे हॉल जो था जिसमें लोग बैठे हुए थे वो तालियों से गूंज गया था। उसके बाद कहते हैं गालिब के ज़माने में उनकी इज़्ज़त अफजाई जो की गई वो उनकी हैसियत से कम थी और इस ज़माने में जो इज़्ज़त अफजाई हो रही है वो उनकी हैसियत से ज़्यादा है, ठीक है ना। मैंने पहली बार उन्हें बहुत गौर से देखा, वो मुझे नहायत सुर्ख व सफ़ेद तंदुरुस्त किस्म के बुजुर्ग लगे। उसके बाद कहते हैं
बौना सा कद क्या है बाबू? बौना सा कद लंबाई के मुकाबले में चौड़ान इत्मीनान बख्श है। निहायत संजीदा मतीन खामोश लिए दिए चेहरे पर वकार और आसुदगी, खामोश बैठे तो चेहरे तकरीबन चौकोर मगर भरा भरा मुस्कुराते या बात करते तो मुंह गोल हो जाता, गर्ज आम इंसानी चेहरों से खासा मुख्तलिफ। यानी कि कलीमुद्दीन साहब के बारे में बयान करते हैं कि उनकी कैसी मतलब उनके जिस्म की बनावट के बारे में जिक्र किया यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं जब इजलास खत्म हुआ और लोगों ने उन्हें घेरा तो मैंने भी उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने फेस से दिया और मैं बस देखता ही रह गया और वो चल दिए। उनके साथ वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज अहमद, प्रोफेसर अता काकोकी और डॉक्टर अख्तर और येनवी थे, जो उन्हें मोटर तक पहुंचाकर वापस आ गए। हमारे एक दोस्त ने बताया कि शाम को कलीम साहब के यहाँ आप लोगों ने एजाज में एक एट होम है। आप लोग से मुराद डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी, डॉक्टर हसन, डॉक्टर काजी अब्दुल सत्तार और खाकसार, ठीक है ना, यानी कि अहमद जमाल पाशा वगैरह, ठीक। उसके बाद बयान करते हैं शाम को मोटरों पर अख्तर और येनवी साहब के यहाँ से हम लोग कलीम साहब के यहाँ रवाना हुए, ठीक है ना। ये बयान कर रहे हैं सड़क अभी बन रही थी, फुटपाथ पर कंकड़ पत्थर थे, बरामदे में लंबी लंबी मेजें, आमने सामने कुर्सियां जिन पर मेहमान और मेजबान बैठ गए। कलीम साहब एक कोने में खड़े मुस्कुराहट से लोगों के सलाम और बातों का जवाब दे रहे थे। जो नौजवान उस तकरीब के इंतज़ाम और हमारी पजीराई में पेश थे वो डॉक्टर मुमताज़ अहमद, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, डॉक्टर खालिद रशीद साहबा और डॉक्टर मोहम्मद तैयब इब्दाली थे। तैयब इब्दाली बहुत दुबले पतले थे और मुमताज़ साहब बिल्कुल पहलवान मालूम होते थे और निहायत तंदुरुस्त। सर पर छोटे छोटे बाल, भरा भरा चेहरा, खुलता हुआ रंग, सबसे ज़्यादा खुश पोशाक डॉक्टर खालिद रशीद साहबा और डॉक्टर सिद्दीक थे। यानी वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे उन लोगों का नाम यहाँ पे जिक्र किया। उसके बाद बयान करते मैं एक दफ़ा कुर्सी से उठकर कलीम साहब तक गया मगर उनकी खामोशी ने पसपा कर दिया। फिर आकर बैठ गया। मैंने डॉक्टर अख्तर और येनवी से कहा भाई ये तो बोलते ही नहीं है, खूब बोलते हैं मगर इसकी एक तरकीब है। वो क्या? उनकी आंखें चमकने लगे, बोले कलीम साहब मुलाजमत में तौसी चाहते हैं मगर बीमार हैं और बीमारी छुपाते हैं। आप तो उनसे सेहत और खैरियत पूछिए। हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के बारे में और भला किसी का नाम लिए कहें कि लोगों ने बताया कि आप बीमार हैं, फिर देखिए कैसा बोलते हैं। यानी कि ये अहमद जमाल पाशा साहब कहते हैं कि आप तो बोलते ही नहीं है भाई। तो अख्तर साहब से पूछते हैं तो इन्होंने कहा कि पहले उनके बारे में तो कहिए कि आप बीमार हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो गया और तरह तरह की बीमारियां लोगों से हमने सुना है, इतना कहिए ना, वो कैसे बोलते हैं। उसके बाद बयान करते हैं गर्ज उन्होंने ठेल ठाल कर हमें फिर कलीम साहब के पास भेज दिया। हमने अख्तर साहब के नुस्खे पर अमल करते हुए जाकर उनकी सेहत को कुरीदा, यानी कि उनसे कहा, उनके सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। कलीम साहब खूब बोलने लगे। पहले तो यकीन दिलाया कि वह कतई तंदुरुस्त है, यानी कि बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताया कि लोग बदनाम करने के लिए ऐसा कहते हैं। फिर मैंने अपनी नई किताब मज़ामीन पाशा के बारे में कहा कि मैं लाना भूल गया हूँ। बोले आपकी ये और दूसरी किताबें मेरे पास है, मैं पढ़ चुका हूँ। कुछ मज़ामीन पर पसंदीदगी का इजहार भी किया। बोले अदब में मार्शल्लाह और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में है। मुख्तसर खाके के आर्ट पर बोले बहुत मुश्किल फ़न है, आपके खाके पढ़ चुका हूँ, ये सिलसिला जारी रखिए। गर्ज वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। जब मैं लौटा तो अहबाब ने खैरियत से पूछा कलीम साहब आपसे तो खूब बातें कर रहे थे। अख्तर साहब मुस्कुराए, उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैं बीमारी का जिक्र गोल कर गया और बोला मेरी ज़राफ़त फ़न पर रोशनी डाल रहे थे, मज़ामीन की तारीफ कर रहे थे। आ रही बात समझ में? उसके बाद बयान करते हैं ताज्जुब है। ताज्जुब तो मुझे भी है।
जब लखनऊ से हमने सिवान में डेरा जमाया तो पटना के चक्कर शुरू हो गए। जब भी पटना जाते और ज़रा भी फुर्सत मिलती तो कलीम साहब को टेलीफोन करते और वह अमूमन शाम का वक्त देते। फिर कलीम साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हमारा मुहतात अंदाज़ा है कि वो मर्दुम शनास तो न थे मगर बड़े मुरव्वत के इंसान थे, यानी बहुत अच्छे आदमी थे। उमूमन ऐशा बाद लिखना पढ़ना शुरू करते जिसका सिलसिला आम तौर पर सुबह 4 बजे तक चलता। 10 बजे के करीब वो सोकर उठते थे, यानी कि उनके तरतीब और क्या कहते हैं उनके बारे में अहमद जमाल पाशा साहब ने कलीमुद्दीन साहब के बारे में बयान किया कि उनका रोज़ का शेड्यूल क्या था, उनका रोज़ का तरतीब क्या रहा। नियाज फतेहपुरी की तरह कलीमुद्दीन अहमद बेहद बाकायदा इंसान थे। उर्दू बोर्ड की लुगत का दफ्तर उनके घर पर था जिसमें बहुत से लोग काम करते। कलीम साहब दिन भर पाबंदी से बैठकर काम करते। उनके ऑफिस में दुनिया भर की सैकड़ों डिक्शनरियाँ और डिक्शनरी साजी का साजो सामान था। वो मशीन की तरह काम करते। दफ्तरी औकात में मुलाकाती से गुफ्तगू तकरीबन नहीं के बराबर होती, यानी कि उनके बारे में जिक्र किया कि वो क्या करते थे ऑफिस में बैठकर, तो डिक्शनरी लिखते थे और डिक्शनरी वगैरह का मुताला वगैरह भी किया करते थे। उसके बाद बयान करते हैं बाबू, कलीम साहब तनाई में खूब बातें करते। वो बहुत कम खुलते लेकिन जब बेतकल्लुफ हो जाते तो खूब हंसते बोलते। क्या करते? खूब हंसते बोलते। साथ में अगर कोई अजनबी हो या किसी ने उनकी अजमत का कसीदा पढ़ दिया तो वो शर्मा कर बिल्कुल खामोश हो जाते। कलीम साहब के मिजाज में मुरव्वत और दरियादिली बहुत थी। तनकीद के मिजाज में वो जितने गर्म थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ही नरम। हमेशा सुलूक करने के लिए तैयार रहते। मैंने डरते डरते 1-2 सिफारिशें उनसे की थी। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने वो काम बड़ी खुश उसलूबी से न सिर्फ कर दिया बल्कि मुझे ख़त लिखकर उसकी इत्तला भी दे दी। यूँ तो कलीम साहब खूब बातें करते बल्कि आखिरी ज़माने में सिर्फ वही बोलते थे। कलीम साहब अच्छी तरह जानते थे कि मुझे इनके तरीक़े तनकीद ख़ास तौर पर इक़बाल के सिलसिले में क़तई इख्तिलाफ़ है, मगर उसके बावजूद इसका ताल्लुक़ात पर कभी कोई असर न पड़ा। इनमें और काजी अब्दुल वदूद में कभी न पटी। बेशतर काजी साहब के यहाँ से उनको फ़ोन करता लेकिन कभी भी उन्होंने काजी साहब के ख़िलाफ़ मेरी मौजूदगी में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इन्होंने कलीम साहब के बारे में बयान किया अहमद जमाल पाशा ने कि बहुत सारी इनके खुसूसियात के बारे में जिक्र किया कि हमने जिस तरह से सुना था उस तरह से जब हम उनके सोबत में पहुंचते, उनके सोबत में गए तो कलीमुद्दीन साहब को हमने उस तरह से नहीं पाया। ठीक है ना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है बाबू, आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे देखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई पेचीदा मसला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जब कलीम साहब से मिलने जाता तो वो मुआसिर का नया शुमारा देते, उसका मुझे मेंबर बनाया। इसमें लिखने की फरमाइश करते। अगर कभी भी किसी किताब या रिसाले के बारे में मैंने दरियाफ्त किया तो वो लाकर कहते लीजिए आपकी नज़र है। अक्सर उन्होंने बड़ी कीमती किताबें मुझे नज़र कर देते, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें इनको देते और कहते लीजिए मुताला कीजिए, पढ़िए। हमारे कॉलेज का मुकदमा हाई कोर्ट में था। जस्टिस फसले अली ने उसकी तहकीकात कलीम साहब के सुपुर्द की। मुझे उसका इल्म था और उस दौरान बराबर मैं उनके यहाँ जाता भी था, मगर मैंने कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की, यानी कि उस मुकदमा के सिलसिले में, कॉलेज का जो मुकदमा था उसके सिलसिले में कभी हमने कोई तस्करा और जिक्र नहीं किया। जब मैं चलने लगता तो कलीम साहब मुझे रोक कर फिर बातें करने लगते, घुमा फिरा कर सिवान का जिक्र करते, मगर मैंने कॉलेज के सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने यूनुस साहब यानी सेक्रेटरी बिहार उर्दू एकेडमी से इस बात की बड़ी तारीफ की और सिवान जाकर मेरे यहाँ क़याम करने का प्रोग्राम बनाया और कहा कि जमाल साहब से इंक्वायरी में बड़ी मदद मिलेगी। उनके सिवान आने से चंद यौम कबल अचानक वो वफात पा गए और ये बातें मुझे खुद उनके घर वालों और यूनुस साहब से मालूम हुई जब मैं उनके इंतकाल के रेडियो से खबर सुनकर ताज़ियत के लिए पटना गया। यानी कि ये कहते हैं, अहमद जमाल पाशा साहब ने कहा, अपने बारे में भी जिक्र करते हैं कि ये जो उर्दू के जो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने जो कॉलेज के बारे में जो मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में जो था, यानी कोई मसला रहा होगा
ठीक है ना। तो अब उसके ऊपर रिसर्च करना था, उसकी तहकीकात करनी थी, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी कलीम साहब को। तो कलीम साहब ने सेक्रेटरी से जाकर कहा कि अगर अहमद जमाल पाशा मेरे साथ होते तो मुझे तहकीकात करने में थोड़ी सी मदद मिलती। और ये जब तक जाते तब तक अहमद जमाल कलीमुद्दीन साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और ये बातें बयान करते कि उनके घर वालों से और बाकी साहब से हमें पता चला। अब कहते हैं अब भी उनका ख्याल आता है और याद आता है कि आलमी अदब या अंग्रेजी अदब पर मैंने उन्हें छेड़ दिया है और वो मुसलसल बोले चले जा रहे हैं, और महसूस होता है कि इल्म और दानिश का एक समुंदर उबल रहा है। उनकी हमारे लिए इस वजह से भी हमेशा एक अहमियत रहेगी कि बिहार की शनाख्त हमारे जिन जवाहिर से उर्दू दुनिया के खजाने में होती है उनमें कलीमुद्दीन अहमद की हैसियत कोहे नूर की है। कलीम साहब के उसूल तनकीद पर जोर देते थे, मतन और शख्सियत के मुताले पर उनका जोर था, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनके तनकीद का अंदाजा कुछ ये इंग्लिश में दिया है, कुछ यूं था जिसकी अदब में जरूरत भी है और अहमियत भी। बुत साजी सब कुछ नहीं, बुत शिकने भी अदबी और तारीखी साइकिल का जुज़्व ला यनफक है। एहतसाब और गिरफ्त का फन उन पर ख़त्म हो गया। अब ज़रूरत यह कि उनके कारनामों के एडिटिंग और तलखीस की जाए ताकि काम की बातें हम गिरा में बांध सके और बकिया की हैसियत तारीखी रह जाए। कलीम साहब के इल्मी ज़ख़ीरे में बड़ी नादिर व नायाब कुतुब है। शेक्सपियर के बेशतर पहले एडिशन उन्होंने मुझे दिखाए थे। ज़रूरत इस बात की है कि उस खजाने को महफूज कर दिया जाए। मुझे अब भी कलीम साहब याद आते हैं, खुसूसन उनकी कोई किताब मेरे हाथ में हो या फिर जब मैं बिहार उर्दू एकेडमी जाता हूँ और रास्ते में उनका घर पड़ जाए तो एकदम मुझ पर उदासी छा जाती है और उनका चेहरा नजरों के सामने आ जाता है। बुजुर्गों में जिनसे बहुत कुछ हासिल किया उनमें वो मुझे बहुत अजीज है। यानी कि अहमद जमाल पाशा ने इस तरह से आपके निसाब के अंदर जो खाका जो शामिल किए कलीमुद्दीन साहब के बारे में, उनके बारे में जिक्र किया, बहुत उम्दा बातें बयान की। यानी कि कलीमुद्दीन साहब के बारे में इन्होंने इनकी खुसूसियत और इनकी वक़्त और इनकी कहते हैं इल्मियत और इल्म के बारे में जिक्र किया। ये काफ़ी अच्छे आदमी थे और ये वो थे जिन्होंने हमें बिल्कुल क्या किया, एक सूरज की तरह रहनुमाई हमारी की थी। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान खाका निगारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इत्मीनान से आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये राय दूंगा कि सबक को देखिए पढ़ने से पहले आप अल्फाज और मानी को पढ़ लें, ताकि इसके अंदर बहुत सारा लफ्ज ऐसा है जो पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे हम दूसरे वाले वीडियो में सवाल और जवाब के साथ। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।